नमस्कार, स्वराज राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा। आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सूबे में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, सीएम गहलोत करेंगे बैठक, स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा रहेंगे मौजूद। फीस को लेकर प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों ने किया प्रदर्शन, कहा हमारी समस्याओं का समाधान करे सरकार, कोरोना की वजह से अभिभावक नहीं जमा कर रहे हैं फीस। वहीं इंडियन नर्सिंग काउंसिल के पूर्व सदस्य महेश चंद शर्मा गिरफ्तार, ईडी ने उनके बेटे मोहित शर्मा को भी किया गिरफ्तार, रिश्वत लेकर मान्यता दिलाने का आरोप। केंद्र सरकार के निजीकरण की नीति का विरोध, अखिल भारतीय किसान सभा और श्रमिक संगठनों ने किया प्रदर्शन, श्रम कानून में परिवर्तन की मांग। और राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। तो राजस्थान में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। सूबे में पहली बार कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 15,000 के पार पहुंच गई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कोरोना को लेकर कोर ग्रुप की बैठक बुलाई है। मीटिंग में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और मुख्य सचिव राजीव स्वरूप रहेंगे मौजूद। और इस बीच सरकार ने कोरोना मरीजों के लिए बड़ा फैसला लिया है। जी आपको बता दें, इसके तहत अब मरीजों को कोरोना जांच की रिपोर्ट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही मिल सकेगी और साथ ही ऑनलाइन रिपोर्ट की भी सुविधा मिलेगी। आपको बता दें कि आज कोरोना के 718 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 88,515 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 8 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 1,116 हो गया है, जिसमें जयपुर में सबसे ज्यादा 283 मरीजों की मौत हुई है। यहां पर यह भी आपको बता दें कि सूबे में अब तक 24,16,268 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है और इनमें भी सबसे ज्यादा जांच जोधपुर जिले में हुई है, जबकि दूसरे नंबर पर राजधानी जयपुर और तीसरे नंबर पर कोटा है। तो आपको बता दें, कोर ग्रुप की समीक्षा बैठक हो रही है और तेजी से बढ़ रहा है यहां कोरोना का संकट, राज्य में फैलता जा रहा है और आज पहली बार 15,000 के पार हो गए हैं राज्य में एक्टिव केसेस। हमारे साथ हमारे संवाददाता रामस्वरूप भी जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे रेजिडेंट एडिटर जयपुर से संजय बोरा जी भी जुड़े हुए हैं। रामस्वरूप, सबसे पहले आपके पास आऊंगी कि कोरोना के मौजूदा हालातों को देखते हुए यहां कोर ग्रुप की समीक्षा बैठक हो रही है, क्या कुछ जानकारी इस अहम बैठक को लेकर सामने आ रही है? देखिए, वैसे तो मुख्यमंत्री गहलोत प्रतिदिन समीक्षा बैठक करते हैं, लेकिन आज जो है विशेष तौर से बैठक बुलाई गई है देर शाम को, अभी 7:30 बजे शुरू हुई है मीटिंग। तो उसमें बात यही है कि पिछले करीब 1 महीने से हम देख रहे हैं कि प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या जो है बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ऐसे में अब किस तरह से उस पर कंट्रोल किया जाए, इसी को लेकर के ये मीटिंग हो रही है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा बैठक में मौजूद है और प्रदेश के जो मुख्य सचिव है राजीव स्वरूप, वो भी बैठक में मौजूद है। सरकार तमाम तरह के प्रयास लगातार कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कोरोना का संक्रमण का जो दायरा है वो प्रदेश में लगातार फैल रहा है। बहुत संख्या में नए मरीज सामने आते ही हैं, उसके बाद भी हम ये देखते हैं कि कई मरीजों की इससे मृत्यु भी हो रही है लगातार। तो सरकार कैसे इस पर कंट्रोल पाए, किस तरह के और नए मॉडल तैयार किए जाए। जिस तरह से पूर्व हमने देखा कि भीलवाड़ा मॉडल बहुत चर्चित हुआ था, उसके बाद हालांकि अब भीलवाड़ा में भी बहुत नए मरीज सामने आने लगे हैं। उसके बाद जयपुर का भी एक तरह से एक मॉडल काफी कारगर रहा था। अब क्या और कदम उठाए जा सकते हैं, उसी को लेकर के ये लगातार मीटिंगों का दौर लगातार हो रहा है। आज भी विशेष तौर से इस समीक्षा बैठक बुलाई गई है, जिसमें एक तय किया जाएगा कि क्या ऐसे सख्त कदम और उठाए जाने चाहिए ताकि कोरोना के संक्रमण का जो दायरा लगातार फैल रहा है उसे रोका जा सके। जी रामस्वरूप, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर संजय बोरा जी भी हैं। संजय जी, यहां जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, क्या कारण हो सकते हैं, कितनी तेजी से ये आंकड़ा बढ़ता हुआ और आज तो जैसे कि पहली बार राज्य ने 15,000 एक्टिव केसेस का ये जो आंकड़ा दर्ज किया, इस पर आपका क्या कहना है? क्या सरकार कहीं ना कहीं इस मुद्दे को इग्नोर करती हुई, क्या और भी कई मुद्दे थे जहां सरकार और विपक्ष दोनों उलझे रहे और कोरोना का मुद्दा यहां कहीं ना कहीं इग्नोर होता रहा बड़े पैमाने पर? देखिए, इसमें कई चीजें हैं। सबसे पहली गलती हुई भारत सरकार के स्तर पर, जब फरवरी के महीने में राहुल गांधी चेता रहे थे और ये लग रहा था कि एक सब बड़ी समस्या बन रहा है। उस वक्त यदि बाहर से आने वाली फ्लाइट्स प्रतिबंधित कर दी जाती हैं और जो लोग आ रहे थे, जो भारतीय प्रवासी वापस आना चाहते थे, यदि उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाता है एयरपोर्ट से निकलती, तो शायद ये समस्या इतनी नहीं बढ़ती।
और ये हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कितना खराब है। तो इसलिए जब हमने लॉकडाउन किया, दुनिया में सबसे कड़ा लॉकडाउन हमारे यहाँ हुआ, उसका फायदा हमको नहीं मिला, क्योंकि आप उस समय केसेस बिल्कुल नहीं थे उस समय, तब आपने लॉकडाउन किया और इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास था नहीं। तो अब जब आपने धीमे धीमे खोलना शुरू किया, क्योंकि हमेशा तो लॉकडाउन रह नहीं सकता था, तो आपके सामने ये समस्या आनी थी। और रही बात जिस वक्त राज्य सरकारों को, कम से कम मध्य प्रदेश और राजस्थान में हम बात कर सकते हैं कि जब राज्य सरकारों को कोरोना से निपटने में अपना ध्यान लगाना था, उस वक्त उनकी सारी शक्ति अपनी सरकारों को बचाने में लग गई। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी। और अब जो स्थिति हमारे सामने है, मुझे नहीं लगता कि सरकार के बस की बात रह गई है। ग्राउंड लेवल पर जो कुछ मैं सुन रहा हूँ, जो कुछ मैं जान रहा हूँ, वो लोगों में भय पैदा कर सकता है, इसलिए उसके बारे में ज्यादा बात करने की ठीक नहीं, क्योंकि सरकारी अस्पतालों की हालत खराब है और निजी अस्पतालों की मनमानी को सरकार रोक नहीं पा रही है। जी संजय जी, लेकिन हाल ही में हमने देखा कि विरोध प्रदर्शन भी राज्य में किस तरीके से हुए। कांग्रेस की आप बात ले लीजिए, चाहे वो जेईई नीट को लेकर हो, या बीजेपी जिस तरह से विपक्ष सड़कों पर उतर आया था बिजली बिलों को लेकर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी उल्लंघन देखने को मिला। क्या ये जो रीजंस हैं, ये छोटे छोटे अब एक पहाड़ की तरह बन गए हैं और उसका नतीजा, उसका असर सामने दिख रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जिन जनप्रतिनिधियों पर ये जिम्मेदारी थी कि वो एक उदाहरण पेश करते, वही इसका सबसे ज्यादा उल्लंघन कर रहे हैं। और ये वजह लोगों में ये नाराजगी हो रही है कि उन लोगों को स्ट्रिक्टली लॉकडाउन में रखा जाता है, वो जरा सा भी नियम का उल्लंघन होता है तो हैवी फाइन्स है उनके ऊपर केस दर्ज किया जाता है, तो आपदा निवारण अध्यादेश के तहत। लेकिन ये जो जनप्रतिनिधि हैं जो ये खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है जी। कई चीजें ऐसी हैं कि हम चाह के भी नहीं मतलब उसका ध्यान नहीं रख पाते हैं। आपको दूध लेना ही लेना है, आपको सब्जी लेनी ही लेनी है, यानी जो दैनिक उपयोग की आवश्यकता की चीजें हैं उनसे आप कैसे बचेंगे, और आप आखिर उनमें कहाँ ध्यान रखेंगे कि किसने किसका कहाँ पे क्या हाथ लगाया, कहाँ आप उससे कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो अब इस चीज को रोक पाना संभव नहीं है। मुझे लगता है कि ये कम्युनिटी स्प्रेड जिसको ये नकार रहे थे बहुत समय से, अब हमको उसका असली रूप देखना पड़ेगा। और हम देख ही रहे हैं कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से ये केसेस जो बढ़ रहे हैं, वो भारत दुनिया में नंबर 1 पर आ गया है। जी शुक्रिया संजय जी तमाम बातचीत और चर्चा के लिए। तो 718 नए मरीज मिले हैं कोरोना के, वहीं राज्य ने पहली बार दर्ज किया है 15,000 एक्टिव केसेस का आंकड़ा, और इसी पर गहलोत सरकार का मंथन जारी है। बढ़ते हैं आगे। वहीं कोरोना से बचाव के लिए चलाए जा रहे अभियान के बीच जोधपुर में कोरोना जागरूकता के लिए विशेष प्रचार की शुरुआत की गई। सुरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास ने हरी झंडी दिखाकर कोरोना जागरूकता रथ को किया रवाना। वहीं इसके जरिए आपको बता दें, लोगों को कोरोना से बचने के उपायों के बारे में बताया जाएगा। वहीं मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। कोरोना को लेकर के भारत सरकार की तरफ से सूचना एवं प्रसारण मंत्री के द्वारा वे कोरोना की जानकारी हर घर, हर शहर, हर ढाणी, सबसे बड़ी बात है गांवों के अंदर जाकर के ये जो रथ है ये सब इस बात की जानकारी देगा। कोरोना में कैसे रहना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, दूरी रखनी चाहिए, खांसी थोड़ी हो जाए या कुछ भी हो जाए तो टेस्ट कराना चाहिए, ये सारी जानकारी दे रहे हैं। और वहीं चित्तौड़गढ़ के मंडपिया में सांवलिया सेठ का मंदिर सोमवार से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा, जिसे लेकर मंदिर और जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा, जिसके बाद श्रद्धालु मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन कर सकेंगे। इस दौरान आपको बता दें, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी होगा। आपको बता दें कि मार्च के अंतिम सप्ताह से ही कोरोना के चलते मंदिर बंद कर दिए गए थे, और हालांकि श्रद्धालुओं को सांवलिया सेठ के ऑनलाइन दर्शन हो रहे थे। जिला कलेक्टर महोदय और एसपी साहब दोनों ने यहाँ विजिट किया और उसमें हमारी पूरी टीम साथ थी। उसमें हम पूरी व्यवस्थाएं देखी, हमने पूरी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। लोगों को डोम में किस तरह से हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करवा के और सीमित मात्रा में हम दर्शन के लिए भेजेंगे। 6-6 फीट की दूरी पर हमने गोले बनाए हैं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, और जगह जगह हमने सैनिटाइजर, हमारे जो सेंसर मशीन है वो लगाई है। बढ़ते हैं आगे। अभिभावक जहां नो स्कूल नो फीस की मुहिम के तहत स्कूलों में फीस जमा नहीं करवा रहे हैं, तो वहीं निजी स्कूल भी अब खुलकर सरकार के विरोध में खड़े हो गए हैं।
जयपुर में निजी स्कूलों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिक्षक दिवस पर शिक्षा बचाओ संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें सरकार को बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई। समिति की अध्यक्ष हेमलता शर्मा ने कहा कि करीब 5 महीने से स्कूल बंद हैं, अभिभावक फीस जमा नहीं करवा रहे हैं, जिस वजह से अब छोटी स्कूलों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। अगर सरकार जल्द ही स्कूलों और अभिभावकों के बीच में कोई रास्ता नहीं निकालती है तो बड़ा आंदोलन करते हुए शिक्षकों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। आज जो हम लोगों को इस दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया है, माननीय मंत्री जी जिस प्रकार बेतुके बयान दे रहे हैं, आई वुड से इट इज अ कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। ये कोर्ट की भी अवमानना है। जब एक तरफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह चुका है, सुप्रीम कोर्ट, एक तरफ तमाम राज्यों के, खाली राजस्थान ही नहीं, तमाम राज्यों के हाई कोर्ट ये कह चुके हैं दैट फी हैज टू बी डिपॉजिटेड बाय द गार्जियन, तो सरकार हमें क्यों बाध्य करती है? हम यहाँ पे अलग बात कह रहे हैं। सरकार ने हमें अभिभावकों को लड़ा दिया, जबकि अभिभावकों से हमारा द्वेष है ही नहीं। अभिभावकों की पीड़ा हमारी अपनी पीड़ा है। हम ये कह रहे हैं कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत नर्सरी से लेकर 12वीं तक के बच्चे को शिक्षा देना इट इज अ मॉरल ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। चलिए इसी मुद्दे पर जुड़ते हैं हमारे संवाददाता रामस्वरूप से। तो रामस्वरूप, यहाँ फीस के मुद्दे को लेकर राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई, जहां अभिभावक पहले से ही सड़कों पर उतर रहे थे और नो फीस और नो स्कूल की बात कर रहे थे, वहीं अब शिक्षक भी विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहना है इन शिक्षकों का? देखिए, शिक्षकों ने एक बार पहले भी बहुत बड़ी रैली निकाली थी जयपुर में और साफ तौर पे कहा था कि जब तो फीस नहीं दी जाएगी तो उनको स्टाफ को और बाकी जो टीचर्स हैं, जो बाकी और स्टाफ होता है स्कूल का, उसको पैसे, उनको जो वेतन है वो कैसे दिया जाएगा। हालांकि अभिभावक भी बार बार सरकार से आग्रह करते हैं कि जब बच्चे पिछले 5-6 महीने से स्कूल गए ही नहीं तो वो फीस किस बात की दे। अभिभावकों का जो कहना है वो भी बहुत वाजिब है, क्योंकि जब किसी भी तरह के शिक्षण संस्थान पिछले 6 महीने से खुले ही नहीं है, जब से मार्च से लॉकडाउन हुआ उसके बाद से कोई स्कूल खुली नहीं है, तो अभिभावकों का कहना है कि हम किस बात की फीस दें, बच्चा स्कूल गए ही नहीं तो किस बात की फीस दें। और उसके बाद हमने देखा कि एक बार पहले भी अभिभावक जो स्कूल के जो शिक्षक हैं, संचालक हैं, वो एक बार शिक्षा मंत्री के पास गए थे, उनको कहा था कि हमें कुछ फीस दिए। हालांकि पहले पूर्व में जो फीस स्थगित की गई थी, लेकिन अब जो फीस देने की बात आप सरकार को भी करनी चाहिए, हमें फीस मिलनी चाहिए। तब शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पे कहा था कि जब स्कूल खुली नहीं, बच्चे स्कूल गए ही नहीं, सेवाएं ली नहीं बिल्कुल भी, तो आपको फीस किस बात की दे। ऐसा कह करके शिक्षा मंत्री ने उनको साफ तौर पे उनको वहां से रवाना कर दिया। अब दोबारा से शिक्षक आज शिक्षक दिवस के मौके पर इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने चेतावनी दी है कि सरकार को कोई न कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालना चाहिए ताकि अभिभावकों के बीच और शिक्षकों के बीच जो स्कूल संचालकों के बीच जो टकराव की स्थिति बनी हुई है उसको जो है बिल्कुल रामस्वरूप, यहाँ पे ये बात बहुत बड़ी है और अहम भी है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक डिलेमा में भी सरकार भी होगी कि उसको बीच का रास्ता, एक बड़ी चुनौती होगी ये राज्य सरकार के सामने कि बीच का रास्ता किस तरह से निकाला जाए। तो इस पर क्या सरकार की तरफ से कोई बात सामने आई है? क्या किस तरह की रणनीति वो लेकर आएगी कि ताकि अभिभावक भी खुश रहें और ये शिक्षक भी? देखिए, अभी इसमें कुछ हुआ नहीं है। सरकार ने पूर्व में इतना ही कहा था कि अभी जो है 3 महीने की फीस को स्थगित किया जाए। ये नहीं कहा कि फीस आपको नहीं लेनी है, ऐसा नहीं कहा था। इतना ही कहा था कि अभी जो है फीस को स्थगित रखा जाए। तो अभिभावक भी कहते हैं कि अभी फिलहाल वो फीस देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि कोरोना काल की वजह से उनके भी जो है कई लोगों की जिस तरह से नौकरियां छूटी है, कईयों के रोजगार जो है वो ठीक तरह से नहीं चल पा रहे हैं। तो ऐसे में वो कहते हैं कि उनकी परिस्थिति भी फिलहाल ठीक नहीं है, ऐसे में वो फीस फिलहाल नहीं दे सकते। तो बीच का रास्ता जो है कोई इनको निकालना होगा, ये सरकार को निकालना है। अभिभावकों को और शिक्षक जो स्कूल संचालक हैं उनको साथ में लेकर के एक मीटिंग करके कोई इनको रास्ता बीच में निकालने के प्रयास किए होंगे। जी शुक्रिया रामस्वरूप, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं आपको बता दें कि शिक्षक दिवस के मौके पर राजस्थान पुलिस की निर्भया स्क्वाड टीम ने शिक्षकों का सम्मान किया। वहीं हालांकि कोरोना के चलते शिक्षण संस्थान अभी नहीं खुले हैं, लेकिन प्रशासनिक कार्य के लिए स्कूल पहुंच रहे हैं। ऐसे में निर्भया स्क्वाड टीम ने स्कूल पहुंचकर शिक्षकों को सम्मानित किया। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से इस साल शिक्षक दिवस के मौके पर कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है और वहीं कोरोना वायरस के चलते मार्च से ही स्कूल कॉलेजेस बंद चल रहे हैं। छात्रों की पढ़ाई भी ऑनलाइन जारी है और ऐसे में इस बार बिना छात्रों के ही शिक्षक दिवस मनाया गया। 2 विभाग आज मिले हैं, शिक्षा विभाग और पुलिस विभाग, और दोनों विभागों का आगे चल करके इसी प्रकार से हर विभाग में आपस में सामंजस्य हो, समन्वय हो, जिससे कि हमारे जो राजस्थान का जो हमारे मुख्यमंत्री साहब का जो उनका उद्देश्य है उस निर्भीक और निडर जो हमारा प्रशासन होना चाहिए। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
LPU's infrastructure is one of the largest in the country, from huge academic blocks to industry-sponsored labs, dedicated research blocks to a 6-storied library, India's largest auditorium, everything is right in the campus. Think big, Lovely Professional University. चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। क्या खत्म हो जाएगी एमएसपी? किसान तो कर्जे में जा रहा है, किसान को कुछ भी नहीं बच रहा है। क्या कभी हो पाएगी किसानों की आय दोगुनी? क्यों किसानों से बड़े हैं कॉर्पोरेट के मुद्दे? क्या कभी मिल पाएगी हमारे किसानों को भी पश्चिमी देशों के किसानों जैसी सब्सिडी? क्यों भारत में बढ़ रहे हैं अमेरिका और चीन के कृषि उत्पाद? क्यों किसान के लिए महंगा है कर्ज और कॉर्पोरेट के लिए सस्ता? क्यों कोई नहीं सुनता आवाज किसानों की? जुड़िए मेरे साथ हिंद किसान की बात स्वराज एक्सप्रेस पर। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 180030026072. नमस्कार, स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद भ्रष्टाचार के मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रवर्तन निदेशालय ने इंडियन नर्सिंग काउंसिल के पूर्व सदस्य महेश चंद्र शर्मा और उनके बेटे मोहित शर्मा को गिरफ्तार किया है। अदालत ने दोनों को 10 दिन के लिए ईडी की कस्टडी में सौंप दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने ये कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की है। दरअसल आपको बता दें कि महेश चंद्र शर्मा SMS मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग कॉलेज में ट्यूटर के तौर पर कार्यरत थे और साथ ही इंडियन नर्सिंग काउंसिल में सदस्य भी थे। महेश चंद्र शर्मा को ACB ने एक नर्सिंग कॉलेज से संचालक से 5 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था, जिसके बाद जांच की गई थी। ACB ने आरोपी के पास से 10 करोड़ 60 लाख रुपए की अघोषित आय के दस्तावेज बरामद किए थे, जो कि उसकी आय से 372% ज्यादा है। आपको बता दें कि ईडी ने इस मामले में आरोपी महेश चंद्र शर्मा, उनके बेटे मोहित शर्मा और अंकित शर्मा समेत कई लोगों के खिलाफ जांच शुरू की है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रामस्वरूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो रामस्वरूप, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के सदस्य महेश चंद्र की मुश्किलें यहां बढ़ती हुई, बड़ी कार्रवाई यहां ईडी की तरफ से की गई, क्या है ये पूरा मामला, जरा विस्तार से बताएं। देखिए, ACB ने तो कई साल पहले उनके खिलाफ कार्रवाई की थी, उनको गिरफ्तार किया था जब उन्होंने बड़ी मात्रा में जो है घूस ली थी सदस्यता दिलाने के लिए। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि कई तरह के ऐसे केस सामने आए जिनमें उन्होंने बिना किसी पात्रता के बावजूद भी कई नर्सिंग स्कूल्स को, नर्सिंग कॉलेजेस को जो होती है उनको जो है फर्जी तरीके से मान्यता दिलवाने की उन्होंने भूमिका निभाई है। तो उसको देखते हुए जब पूरी जांच पड़ताल की गई तो उनके पास में अथाह संपत्ति मिली। बहुत ज्यादा संपत्ति मिलने के बाद में जो है ईडी ने भी अपनी कार्रवाई की है। ईडी की कार्रवाई भी काफी दिनों से जो उनके पास जो है सारे दस्तावेज थे, सारी जांच वगैरह हो रही थी। तो आज जो है उस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए महेश चंद्र शर्मा और उनके बेटे दोनों को ईडी की टीम के द्वारा उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद उनको 10 दिन की पुलिस रिमांड पे लिया गया है, जहां पर जयपुर के लालकोटे में जहां इनका कार्यालय है ईडी का, वहां पर उनसे पूछताछ की जाएगी। जी, शुक्रिया रामस्वरूप इस तमाम जानकारी के लिए। और भी खबर पर आपके साथ जुड़ूंगे, आप बने रहिए। वहीं सीकर में अखिल भारतीय किसान सभा और C2 व श्रमिक संगठनों ने सरकार की किसान विरोधी नीतियों को लेकर कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सरकारी विभागों का निजीकरण को बंद करने, मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी तय करने और रोजगार गारंटी योजना लागू करने की मांग की। किसानों ने ढाका भवन से रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया।
जिला हेडक्वार्टर पे और रिंगस मिल पे और जो ABIL एग्रोबायोटेक अजीतगढ़ है और निमका थाना में भी हमारे ज़िले में 4 जगह प्रोग्राम किए हैं। और ये जिला हेडक्वार्टर पे किसान सभा, खेत मजदूर यूनियन और भारतीय ट्रेड यूनियन के अंदर सीटों के आह्वान पे ये प्रोग्राम किया गया है। चलिए बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। RKDF यूनिवर्सिटी, अ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। So join NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal or call on toll-free number 1800-2700-320. श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी का MP में पहला AICTE न्यू दिल्ली प्रमाणित स्कूल ऑफ डिजाइन, जहां है इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन एंड टेक्सटाइल डिजाइन कोर्सेज। या चुने श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, जहां है इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, होम्योपैथी, लॉ, डेयरी टेक्नोलॉजी और BHMS जैसे कई कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें स्कूल ऑफ डिजाइन की वेबसाइट www.ssutms.co.in या कॉल करें 9826293590। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और राजस्थान में बारिश का दौर जारी है। जैसलमेर के रामगढ़ इलाके में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहां बारिश से कच्चे मकानों को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं रायमला पुल के पास बारिश का पानी भर जाने से नहर टूटने का खतरा भी मंडराने लगा है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। बारिश और जल भराव को देखते हुए प्रशासन ने रायमला और साधना गांव को खाली करा दिया है। वहीं नहरी क्षेत्रों की स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंचे SDM की सरकारी गाड़ी ही पानी में फंस गई, जिसे काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया। आपको बता दें कि नहर में भी पानी ओवरफ्लो की स्थिति में चल रहा है। ऐसे में नहर के किनारे बसे लोगों को डर है कि अगर नहर टूट गई तो पूरे इलाके को बहाकर ले जाएगी। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है जैसलमेर के नाचना से, जहां डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। मरने वाले तीनों आपस में भाई बहन थे और मृतकों में 2 बच्चे और 1 बच्ची है। तीनों सगे भाई बहन थे। ये बड़ी खबर जैसलमेर से आती हुई, जैसलमेर के नाचना से, जहां डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता रामस्वरूप से। रामस्वरूप, जानना चाहेंगे कब और कैसे हुआ यह हादसा? देखिए, जैसलमेर में बारिश का दौर लगातार जारी है और अभी दोपहर बाद करीब 4 बजे के आसपास जो है यह हादसा हुआ था। और इसमें जो बालक हैं, यानी कि 8 से 14 साल की उम्र के जो 2 बालक और 1 बालिका है, वो इस पानी के बहाव में बह गए, जिनसे उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में हालांकि तुरंत जो है गोताखोर की सहायता से उनको बाहर निकाला गया, हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां पर तीनों की डॉक्टरों ने जो है तीनों को मृत घोषित कर दिया। तो ये कह सकते हैं कि अब जो जोधपुर में और जैसलमेर में पिछले 2 दिन से लगातार जो बारिश का जो दौर जारी है, भारी बारिश हो रही है, तो उसके कारण जो है तेज बहाव में जो है ये हादसा हुआ है। और अभी भी बहुत लोगों में इस बात को लेकर के भय है, क्योंकि जिस तरह से अभी आपने बताया कि जो नहर टूटने का खतरा है वो लोगों में अभी भी काफी लोगों के दिमाग में जो है वो बहुत डरने वाला मामला है कि बहुत अगर वो नहर टूट गई तो उसका पानी का बहाव बहुत तेज जाएगा, तो वहां पर लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है। हालांकि SDRF की टीमें, जिला प्रशासन की टीमें वहां पर गई हुई है, वहां पर आसपास की पूरी निगरानी रख रही है। और जहां तक लगता है कि नहर के आसपास जो क्षेत्र है उनको खाली भी करवा दिया गया है। लोगों को कहा गया है कि वो अभी फिलहाल जो है बिल्कुल, ताकि आने वाले समय में और भी ऐसे हादसे टाले जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया रामस्वरूप तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं आपको बता दें कि मुकुंदरा टाइगर रिजर्व से लापता 1 बाघ और 1 बाघिन को अब तक वन विभाग की टीम नहीं खोज पाई है, जबकि 15 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। काफी कोशिशों के बाद भी लापता बाघ MT1 और बाघिन MT4 का कोई सुराग नहीं मिला है, जिसके बाद अब सरकार ने बाघ और बाघिन का पता बताने वाले ग्रामीणों को इनाम देने की घोषणा की है। उन्हें उम्मीद है कि टाइगर रिजर्व के आसपास बसे ग्रामीण उन्हें कोई सुराग दे सकते हैं। और ये माना जा रहा है कि लापता बाघिन MT4 रिजर्व के खुले एरिया में विचरण कर रही है। वहीं बाघ MT1 दर्रा रेंज में बने 82 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर के एनक्लोजर में है
और दोनों को खोजने के लिए रणथंबोर टाइगर रिजर्व के 5 एक्सपर्ट्स ट्रैकर्स को ट्रैकिंग पर लगाया गया है। वहीं आपको बता दें कि कई जगह ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं, ड्रोन कैमरों की भी मदद ली जा रही है और बारिश के कारण ट्रैकिंग में समस्या आ रही है। एनक्लोजर क्षेत्र की पूरी फेंसिंग जो है उसे चेक करवाया गया है और अब तक की जांच में पता चला है कि पिछले साल अगस्त महीने में बाघ MT1 और बाघिन MT4 के डायरेक्ट साइटिंग कैमरा ट्रैप साक्ष्य 24 दिनों और 28 दिनों के बाद मिले थे। चलिए इसी के साथ स्वराज राजस्थान में आज इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।